रही है। यही है, ये स्क्रीन इमेज नज़र आ रही है ना, ये डेस्कटॉप नज़र आ रही है ना, तो ये डेस्कटॉप पे ही है। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है अभी सर। आ अच्छा ठीक है। वो चेंज होती रहेगी। मैंने आप लोगों के साथ अपनी डेस्कटॉप शेयर की है, क्योंकि मैं स्विच करूंगा ना मुख्तलिफ उस पे फाइल्स पे, बुक पे भी और स्लाइड्स पे भी, इसलिए मैंने फाइल नहीं शेयर की, मैंने आप लोगों के साथ अपनी डेस्कटॉप शेयर की है। ठीक है, जो मैं डेस्कटॉप पे ओपन करूंगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा ओके सर। अच्छा, अब देखेंगे तो अच्छा, मुझे फ़ौरन रोकेंगे जहां आप लोगों को बात नहीं समझ आएगी या आपको लगेगा कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, वहाँ आप मुझे प्लीज़ रोकेंगे, ठीक है। हमने बात ये की थी कि ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, आइदर मैक्सिमम और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शनल विद कंस्ट्रेंट। और ये बात आपको पता है कि यहाँ से हमने ये वाली आयलर इक्वेशन डिराइव की थी, और इसी आयलर इक्वेशन को फर्दर जब हमने एक्सपेंड किया था तो वो ये आयलर इक्वेशन बनी थी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे रिलेटेड फिर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहे थे कि आप लोगों ने 2.1 सॉल्व करनी है। उसमें से कुछ क्वेश्चन हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, जो नहीं हुए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये आयलर इक्वेशन डिराइव हुई थी, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन डिराइव हुई थी, और इस फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन से जो है फिर हमने जो है वो सॉल्व किया था हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये करने के बाद जरा आप अपने पास पेन पेंसिल भी रखें ताकि आपको सीक्वेंस समझ आए। अच्छा, ये जो कंडीशन है 2.18 या 2.19, ये कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है सर। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। जिस तरह से ऑप्टिमाइजेशन में आप लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। आपको पता है सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए इस कंडीशन से जस्ट हम ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड करते हैं, इससे हम ये नहीं फाइंड करते कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये जस्ट रिलेटिव जो है ना एक पॉइंट आता है जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ऑप्टिमल पॉइंट होता है, ऑप्टिमम पॉइंट होता है। फिर इससे हम जो है ना आगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन को यूज करते हुए करते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को अब लिंक करूंगा। ये चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट है, और इसको चैप्टर नंबर 4 से मैं लिंक करूंगा। चैप्टर नंबर 4 से, ये आप अपने पास साथ लिखते जाएं, चैप्टर नंबर 4 से इसलिए लिंक करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, और इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगी वो चैप्टर नंबर 4 में है। ये बात समझ आ रही है? तो चैप्टर नंबर 4 बहुत आसान चैप्टर है, इसी की सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, और पूरा चैप्टर उसने सिर्फ सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे ही दी है। ठीक है, तो वो एक आसान सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसमें एक दो पॉइंट्स बताऊंगा। डेरिवेशन शायद ना कर सकें क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि किस किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि मैक्सिमा है मिनिमा है। तो वहां से आपके पास एक समरी हो जाएगी और वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी जो अप्लाइड फॉर्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये वो वाला केस है जिसमें हमारे पास फंक्शनल है। अच्छा, ये अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या। हमने एक तो ये करना है, ये वाली जो चीज़ है इनको डिस्कस करना है, और फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन डिस्कस करना है। इसके दरमियान में भी एक दो पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपको स्पेशल केस 1 और ये जो 2.1 इक्वेशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? What is difference between 2.1 system या equation and special Sir, case 1? y मिसिंग है सर। y y मिसिंग है सर। फंक्शनल के अंदर y मिसिंग है। आपको ये बात पता है कि अगर फंक्शनल के अंदर y मिसिंग हो तो हमारी ये जो 2.18 इक्वेशन है, इसमें f ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y जो है वो 0 हो जाएगा। तो जस्ट जो हमारी आयलर इक्वेशन बनेगी वो ये वाला पार्ट बनेगा, सेकंड पार्ट, d/dt ऑफ f ऑफ y बार इज इक्वल टू 0। यही रह जाएगा ना। अब जब यही रह जाएगा तो इसके दोनों साइड पे फिर आप इंटीग्रल लगाएं, इधर भी लगाएं, इधर इंटीग्रल दोनों साइड पे। जब आप दोनों साइड पे इंटीग्रल लगाएंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ वाई बार आ जाएगा, और राइट साइड पे 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो ये वाली कंडीशन बनती है। मैं सादा सी बात आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपका फंक्शनल के अंदर जस्ट t और y बार हो तो आपने उस फंक्शनल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बार पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और उसको इक्वल टू कांस्टेंट पुट कर लेना है, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान सा काम। ये सारा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है,
यही एक आप करेंगे तो उससे भी वही रिजल्ट आता है। इजिकल टू कांस्टेंट जब आएगा तो वो आगे फिर इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी तो वो पुट करके आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्पेशल केस 1 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सर ये जरा रिपीट कर दें सर। कौन सा वाला? ये केस 1 सर। चलो, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है ना जो मैं कर रहा हूँ? यस सर हो रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा केस 1 में ये हो रहा है कि y0 y नहीं है, इसमें अगर y ना हो तो f ऑफ y, ये जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है आयलर इक्वेशन, इसमें f ऑफ y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो बाकी क्या रह जाएगा? d ओवर dt f ऑफ y बार इज इक्वल टू 0। नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड पे इंटीग्रल लें तो लेफ्ट साइड पे खाली रह जाएगा f ऑफ y बार, राइट साइड पे 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट है। बड़ी सादा सी बात है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल गिवन है कि जिसके अंदर y ना हो, जस्ट t और y बार हो, तो उस फंक्शनल का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y बार और इसको इक्वल टू कांस्टेंट पुट करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर। सर जी सर जी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, एनी सी कोई भी। वो फिर आपको पता है C, जब हम इनिशियल कंडीशन okay. सी लिख दें, C1 लिख दें, पॉइंट समझ रहे हैं आप? जब आप इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं वो तो सी की वैल्यू आ जाती है। वो ए लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, नाम कोई भी लिखा है, उसकी तो वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ आ गई। केस 2, स्पेशल केस 2। जी बताओ केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अब इसमें टी नहीं है सर। टी नहीं है तो आप जरा इस कंडीशन से इसको चेक करो ना। वो तो आसान था, डायरेक्ट इसी से ही हो गया। इस कंडीशन में अगर सपोज टी मिसिंग हो तो इसमें से कौन सी टर्म नहीं होगी? यार ये नहीं होगी ना। अच्छा अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ टी वाई बार, जरा इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे दें। ये जो ये चीज है, ये जिसमें कर्सर फेर रहा हूं, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी इसकी जरा सर बताएं फर्स्ट क्या डेरिवेटिव है? ऑफ एफ वाई बार विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव लिया है। अच्छा फंक्शनल का मैं सादा से अल्फाज में अगर बताऊं तो ये फंक्शनल का डेरिवेटिव पहले है विद रिस्पेक्ट टू टी या पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई बार है? वाई बार है सर। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई बार है और बाद में विद रिस्पेक्ट टू टी है। ये मैंने आपको बताया था, ये नोटेशन इसमें उल्ट यूज करता है। जो ये अपनी पहली बुक में यूज करता है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए नोटेशन, यहाँ उसके रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पहले वाई बार के रिस्पेक्ट है फिर टी के। अगर पहले टी के रिस्पेक्ट होता तो टी था ही नहीं तो पहले ही 0 हो जाता। ठीक है, तो दोनों केसेस में ये वाली टर्म बीच में से एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये वाली हमारी कंडीशन बनेगी। क्या मसला है इसमें कुछ? अब आपके पास अगर फंक्शनल गिवन हो, आप उसका वाई बार के रिस्पेक्ट पार्शियल लें, फिर वाई बार के रिस्पेक्ट, फिर वाई बार के, फिर वाई के और एफ ऑफ वाई और इसमें पुट कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा। मेरी ये बात समझ आ रही है? जी सर, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। यार थोड़ी क्यों, पूरी क्यों नहीं आ रही? जो पूरी समझो वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या नहीं समझ आ रही वो बताओ। सर ये जो आपने कहा कि ये इसका हम लोगों ने पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया है, वाई बार लिया, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है ना सर? इस बात पर मैं नहीं समझा। इस बात को तुमने समझे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव आपके जहन में है ना? जी सर है। अच्छा सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लाइक मैं यूं लिखता हूं कि एफ ऑफ एक्स वाई, कैपिटल एफ लिखा हुआ है और उसके साथ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसमें मैं बिल्कुल आपको समझा के आगे जाऊंगा। ऐसे आगे जाना जो है ना ये गलत बात है। सपोज हमारे पास बड़ा हो जाए यार, ये देखें, ये आपके पास f है और ये आपके पास फंक्शन है x का भी और यही फंक्शन है y का भी, ठीक है? यहाँ टेढ़ा मेढ़ा ना लिखा जाएगा लेकिन ये ठीक है। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो तो आप क्या करते हो? f ऑफ x, यही करते हो? जी सर बिल्कुल। और जब आप इस f ऑफ x का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या लिखते हो? f ऑफ एक्स वाई, x जो फंक्शन था उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे y,
लेकिन इस वाली बुक में अगर करोगे ना, इस वाली बुक के जरिए, ये वाली जो हमारी बुक है, तो इसके सेकंड बुक के जरिए तो फिर वो यूं लिखता है कि जो बाद में ले रहा है वो पहले लिखता है, लाइक वाई एक्स उसको लिख रहा है। अच्छा सर, समझ गया तो सर। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। तो इसमें भी ऐसे ही है, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला है, पहले तो मैंने ये पूछा कि ये है क्या जी, एफ ऑफ टी वाई बार का मतलब है फंक्शनल का पहले डेरिवेटिव है वाई बार के रिस्पेक्ट और फिर टी के रिस्पेक्ट। तो सर इसमें उसमें कोई डिफरेंस होता है कि नहीं, एक्स वाई या वाई एक्स पहले लिखने से? अच्छा, इसलिए डिफरेंस होता है ना कि फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन हम ये जो बुक यूज कर रहे हैं ना, इस बुक को ही हम अगर फॉलो कर लें तो ज्यादा बेहतर है। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि यार अच्छा ये नोटेशन है, अदरवाइज ये यूनिवर्सल नहीं है। आप करके देख लो, आप एफ ऑफ टी वाई बार करो या एफ ऑफ वाई बार टी करो। मैंने आप लोगों को खुद पढ़ाया था वो मैथ के कोर्स में, यंग्स थ्योरम, याद है ना आप लोगों को? सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई या एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ आर इक्वल, सेम होते हैं। तो ये जस्ट अपनी अपनी आसानी के लिए ये नोटेशन है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल नोटेशंस नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से ये बता रहा हूँ। तो केस 2 क्लियर हो गया। अच्छा, ये जितने भी केसेस हैं ना, अब हर केस से रिलेटेड एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, तो आप जस्ट उन एग्जांपल को लेंगे और ये वाले ये वैल्यूज पुट फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। केस 3 क्या कहता है, अब आप लोग मुझे बताइए, केस 3 क्या बता रहा है? सर टी एंड वाई मिसिंग है इसमें। टी एंड वाई मिसिंग है। अगर इसमें टी और वाई मिसिंग है तो आप मुझे बताओ जो 2.19 इक्वेशन है उसमें से क्या चीज मिसिंग होगी? ये देखो, अगर टी मिसिंग है और वाई मिसिंग है तो ये नहीं होगा। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई बार विद रिस्पेक्ट टू टी इज आल्सो 0, एफ ऑफ वाई बार विद रिस्पेक्ट टू वाई इज आल्सो 0। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारी टर्म 0 हो जाएंगी ना। जस्ट इसमें से कौन सी टर्म रहेगी? फर्स्ट टर्म। तो जस्ट इस फर्स्ट टर्म में ये दो वैल्यूज फाइंड करें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई बार फिर वाई बार, और वो यहां पे पुट करें तो रिजल्ट आ जाएगा। कोई मसला मसाइल इसमें? क्यों भाई नहीं है? अच्छा, फोर्थ देखो। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, 2.18 को यूज करें 2.19 को यूज करें एक ही बात होगी। ये जो फोर्थ केस है ये किस चीज का फंक्शनल है? टी और वाई का। इसमें वाई बार नहीं है। अगर वाई बार नहीं है तो आप मुझे जरा बताओ, इस 8th इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 18 है, इस 18 इक्वेशन में एफ ऑफ वाई बार आ जाएगा 0 और एफ ऑफ वाई बार का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन 0। तो सिंपल ये वाली कंडीशन बनती है कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताएं भाई, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। नो कंफ्यूजन सर। अच्छा, क्या माशाल्लाह आप लोग हैं पढ़ने वाले लोग यार। मैं मजबूरन हर क्लास में मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि बच्चे आप लोग अच्छे हैं, सिर्फ आप लोगों को टाइम चाहिए, प्रॉपर जो है ना वो पढ़ाई वाला माहौल चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोग वाकई फ्यूचर के जो है ना गाइडियन होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट केस। अच्छा, अब मैं आगे जो है ना वो दो केसेस और, ये स्पेशल केसेस इनको समझ लें, ये अलग से टॉपिक है, ये आपके चैप्टर 2 में, ठीक है? ये स्पेशल केस नहीं है, ये अलग से टॉपिक है आपका चैप्टर 2 के अंदर ही, जो सेक्शन 2.3 है। स्पेशल केस खत्म हो गए, अब फंक्शनल की नेचर खत्म चेंज हो गई है। अच्छा, आप में से कोई बताए, मैं जिससे पूछूंगा, क्योंकि बार बार एक ही बंदा जवाब दे रहे हैं। आप ऐसा करें, इल्ताफ हुसैन आप हैं इधर? इल्ताफ हुसैन,
चलो हसन रजा सुन रहे हो मुझे? हसन रजा, यस सर। अच्छा हसन रजा आप जरा बताओ, इस वाले केस में अब आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन और जो पहले हमने पहली इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है, ये वाली इक्वेशन, ये जो हमारा पहला केस है, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? ये वाले अच्छा 2.18 और उसमें सर उसका नंबर 2.18 है, इसका नंबर 2.26 है। यस सर उसका 2. ये 2.1 और मैं बात कर रहा हूँ 2.6 में। जो हम केस पढ़ने जा रहे हैं और जो पहले वाला है उसमें क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन मुझे दिखा सकते हैं, मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा हमारे पास नहीं है नहीं सर। वो इसका मतलब है सोया हुआ है यार। चल। ठीक है। जी ये कौन है, क्या नाम है? नैना खान जी, आप बताएं भाई, ये नैना खान क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो हमने पहले केस डिस्कस किया और इसमें क्या डिफरेंस?
2.27 और जो हमने पहले केस इनिशियल पढ़ा है। सर एक में टी था और एक में जे है मेरे ख्याल में सर। और कोई? और यहाँ पे विद एक रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है और दूसरे में नहीं। सर एक फाइनाइट है सर, दूसरा इनफाइनाइट है सर। एन टर्म तक हम कर रहे हैं सर दूसरे उसमें। अच्छा, और कोई? और एक में इंटीग्रल है और दूसरे में नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार? देखो ये सर हर उसका मल्टीपल टर्म है, मल्टीपल हाँ, वाई के भी और एग्जैक्टली पहले आपके पास जो फंक्शनल था वो एक वेरिएबल फंक्शनल था, लाइक v इज अ फंक्शन ऑफ y। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? y1, y2, y3, एक से ज्यादा वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व हो फिर क्या होगा? जरा बात समझिएगा। इसमें देखें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। सिंगल वेरिएबल y, तो उसका t था और y बार था। अब अगर यहाँ पे दो वेरिएबल हो, एक y भी हो और दूसरा x भी हो, तो फिर ये फंक्शनल कैसा बनेगा? f ऑफ t y, मैं सर फर्स्ट करें दो वेरिएबल इन्वॉल्व करता हूँ y1 और y2, तो f ऑफ t y1 y2 y1 बार y2 बार। क्या ये बात समझ आई है? ये देखें, इस एग्जांपल से देखें, पहले v इज अ फंक्शन ऑफ y था, अब v इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z है, दो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहां ये जो बात कर रहा है वो कह रहा है, जनरलाइज बात कर रहा है वो, दो कह रहा है दो वेरिएबल नहीं है, सपोज हमारे n वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो फिर हम क्या करते हैं? क्या ये चीज क्लियर हो गई? 2.26 में करना क्या चाह रहे हैं? यस सर। जी सर बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब यही चीज लिखी हुई है जो हमने वहां आइलर कंडीशन थी, एग्जैक्टली इसकी भी आइलर कंडीशन होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ y के साथ मैंने छोटा सा j भी लिखा है। j लिखने का मतलब है कि यार जितने हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ही हमारी आइलर कंडीशंस भी बनेंगी। लाइक ये केस देखो, इसमें दो वेरिएबल है ना, एक y और z है, तो क्या लिखा जाएगा? f ऑफ y d/dt ऑफ f ऑफ y बार इक्वल टू 0, और दूसरी क्या बनेगी? f ऑफ y नहीं, f ऑफ z माइनस d/dt f ऑफ z। या इसको अगर दो वेरिएबल से बनाना है, एक y1 है एक y2 है, तो एक आइलर कंडीशन बनेगी y1 के लिए, एक आइलर कंडीशन बनेगी y2 के लिए। तो जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उतनी ही आइलर कंडीशंस भी बनती हैं। क्या ये चीज ठीक है? ये वाली बात समझ आई? इस वाली आइलर कंडीशन और इस वाली आइलर कंडीशन 2.18 और 2.27 में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस इतना सा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हाँ जी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो बढ़ गए। अच्छा, जब नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गए हैं तो अच्छा ये देखो, ये वाली है ना, आपको पता है फिर इसका हमने डेरिवेटिव लिया था, इस वाली चीज का दोबारा डेरिवेटिव लिया था सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा, अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें t भी है, दो वेरिएबल की, सपोज उसने दो कर दिया, t भी है, y भी है, z भी है, y बार भी है, z बार भी है, यही चीजें हैं ना। तो फिर इसका जो है ना ये आगे डेरिवेटिव लिया, वो जिस तरह पहले लिया था ये बनता है। बाद में आपको सादा सी बता रहा हूँ कि हमारी आइलर कंडीशन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से इसमें खाली एफ ऑफ वाई बार का डेरिवेटिव लिया था तो ये बनी थी, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ऑफ वाई बार का ही, लेकिन टी और वाई नहीं है, टी वाई जेड वाई बार है, इसलिए लंबी सी एक आइलर कंडीशन बनती है। तो अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, ये आइलर कंडीशन बनती है। आप इसको खुद से डेरिवेटिव लोगे ना, आप में से कोई बताओ ये डेरिवेटिव कैसे आया? जी क्या नाम है, मैं आपके नाम की सच्चल बादशाह या सच्चा बादशाह जो भी बन रहा वो हाँ सच्चल जी, सच्चल आप जरा बताओ ये कैसे डेरिवेटिव लिए? सर इसने ये उसका सर डेरिवेटिव लिया है ना सर, कैसे? विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शनल वाई बार के साथ सर। नहीं, वाई बार के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था ना, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है।
फिर अच्छा क्या सर, किया है, एफ ऑफ वाई बार का विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो ये एफ ऑफ वाई बार वाई बना है, और फिर वाई का टी के रिस्पेक्ट जो वाई बार टी आ गया है, बस वो जो मैंने आपको बताई थी, एफ ऑफ वाई बार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जो ये बना, और फिर Z जेड का with विद रिस्पेक्ट टू respect to टी। ठीक है, एफ ऑफ वाई बार का विद रिस्पेक्ट टू वाई बार, और फिर वाई बार का विद रिस्पेक्ट टू टी। बात समझ आ रही है ना? यस सर। गुड। तो ये हमारे पास कंडीशन बनी है, पहले ये कंडीशन यहाँ तक बनी थी, अब ये यहाँ तक बन रही है, तो ये दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, अच्छा आप ये एग्जांपल देखें, आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक फंक्शनल है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन बनाए, इसका एफ ऑफ वाई बार, एफ ऑफ जेड बार, ये सारे डेरिवेटिव्स लें और पहले वाली इक्वेशन में भी पुट करें, दूसरी में भी पुट करें, तो ये दो कंडीशन बनती हैं। वाई बार इज इक्वल टू 1/2, जेड डबल बार इक्वल टू 1/2। तो ये तो सेपरेबल है ना, तो दोनों साइड पे एक दफ़ा इंटीग्रल लें, फिर दूसरी दफ़ा इंटीग्रल लें। इनको तो सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को, जो सेपरेबल हो। वाई डबल बार कैसे खत्म होगा, इधर इंटीग्रल लेंगे, वाई बार राइट साइड पे आ जाएगा 1/2 टी प्लस सी, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आप लोगों को वो सॉल्व करना आता है। वो डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल, क्योंकि जो सेपरेबल इक्वेशन हो, वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, लेकिन हमने इसको जो सॉल्व करना है, बजाय इसके कि वो सारा वो जो हमने बचपन में मेथड पढ़े थे वो करने के बजाय ये सेपरेबल इक्वेशन है, इसको डायरेक्ट से आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें, तो ये दो रिजल्ट आ रहे हैं। अब अगर अपने इन दो रिजल्ट में वो इनिशियल कंडीशन पुट करें, तो C1 और C1, C2, C3, C4 सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए दो इनिशियल कंडीशन आपको पहले वाले के लिए गिवन होंगी, दो इनिशियल कंडीशन आपको सेकंड वाले के लिए गिवन। जी कोई क्वेश्चन? नो सर, इंटीग्रेशन इधर बिल्कुल समझ आ गई सर। सिंपल है ना? ठीक। जी तो सर। ये वाली ये केस क्लियर हो गया आपको कि इस केस में ये हो रहा है इन्वॉल्विंग मोर देन वन वेरिएबल। जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, एक केस मैं आपको वो स्लाइड दिखाने से पहले एक और चीज बताता हूँ, एक और केस बताता हूँ स्लाइड दिखाने से पहले। अगली स्लाइड, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप एक और केस अपने जहन में जरा सोचें, वेरिएबल एक ही इन्वॉल्व हो, लेकिन फंक्शनल के अंदर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ रहा हो, उसका सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा हो। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? इस फंक्शनल के अंदर सपोज वेरिएबल एक ही है, t है, y1 है, y1 बार है, और यहाँ y1 डबल बार है। कि फंक्शनल के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो आप जरा ये वाला केस देखें ना, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जरा इस केस को देखें। असल में इशू पता है क्या होता है पढ़ाई के दौरान, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ये बात समझ आ जाए ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करने क्या जा रहे हैं। फिर ये चीजें मैथमेटिक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये आप लोगों को बचपन से चीजें आती हैं, ये इसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा बहुत नया मैथ्स होगा, नई जो चीज है वो कंसेप्ट नहीं है। तो कंसेप्ट अगर आपको समझ आता है तो फिर माशाल्लाह आप लोग जिन है, जिन में वो वाला जिन नहीं कह रहा है, पढ़ाई वाला जिन कह रहा हूँ। ठीक है, ये ना हो कल आप लोगों को ना बनाया हुआ हो कि सर ने हमें जिन कहा था। अच्छा जी, कौन एक्सप्लेन करेगा ये क्या चीज़ है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो फंक्शनल है? सर इधर हम लोगों ने मतलब पहले हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स थे, इधर हमें y और y का डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव इसी तरह सर इसका एक फंक्शनल है। यहाँ मोर देन वन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल वन इन्वॉल्व हो रहा है सर, उसमें जो डेरिवेटिव है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड है इनको सॉल्व करने के, और बड़े आसान से मेथड है। एक इसका मेथड ये होता है हायर ऑर्डर को लोअर ऑर्डर में चेंज करें, और वो आपसे ज्यादा अच्छा किसी को करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो अभी पढ़ी थी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें आप क्या करते थे, आप कहते थे जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल वन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
यही बात हुई थी ना। मसलन इस एग्जांपल को आप लोग देखो, इस एग्जांपल में आपके पास है टी वाई स्क्वायर वाई वाई बार वाई डबल बार स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ये कहीं वो नासिर खान ने पहाड़ से रेड़ना तो नहीं शुरू कर दिया, ऐसी साउंड आ रही है। अच्छा जी, तो ये फंक्शनल आपको समझ आ रहा है। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको मैं पहला तरीका ये है कि आप लेट करें z इज इक्वल टू वाई बार। अगर z को y बार करेंगे तो z बार किस चीज के इक्वल हो जाएगा? डबल बार के इक्वल। अब देखो यही वाला फंक्शनल कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, टी वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई बार प्लस वाई डबल बार स्क्वायर इज इक्वल टू टी वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड बार स्क्वायर। तो वही जो था हमारे पास फंक्शनल जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में था, वो लोअर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। आप कह रहे हैं सर अगर ये कन्वर्ट हो जाए एक दफ़ा तो ये तो हमें सॉल्व करना आता है, कि इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने ये पिछली इक्वेशन में सीखा है। क्यों भाई? लेकिन यार मैं लोगों का हाल हवाल तो पूछ लूँ। जी सर तो समझ नहीं गए। इसको हम लोग सर ये 2.28 की तरफ फिर सॉल्व करेंगे। कायनात आपको समझ आ रही है? कायनात अल्ताफ, यस सर। ये वाला आपको क्लियर हो गया कि सेकंड ऑर्डर जो था उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर में उसको कन्वर्ट किया है तो वो हमारे पास बन गया है अब एक वेरिएबल के बजाय दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो टू वेरिएबल में जब कन्वर्ट हुआ है तो वो हमारे पास ये मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड ये होता है, एक और तरीका होता है ये इनको कन्वर्ट करने का, उसको हम कहते हैं आयलर पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, उसको कहा जाता है आयलर पॉइजन इक्वेशन। इस पॉइजन का नाम आपने पहले भी सुना है? इस बंदे का POISSON, कहाँ सुना है आपने इसका नाम? यार मेरे ख्याल में फिजिक्स कहीं पढ़ा होगा, जरा दिमाग पे जोर डालो ना, कहाँ पढ़ा है? स्टैटिस्टिक 2 में पढ़ा है आप लोगों ने, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी? यस सर, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था। एग्जैक्टली, वहां आप लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको स्टैट्स तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चलें वो वाली बात अगर सपोज आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो क्या बाइनॉमियल और पॉइजन में क्या डिफरेंस है? सर ये भी दो वेरिएबल का होता है पॉइजन, लेकिन इसमें मैं ठीक है, एक मिनट, जो सही बताएगा उसको मैं 2 नंबर दूंगा फाइनल में, पक्का। हाँ बोलो जो बोल रहे थे। सर मुझे डिफरेंस नहीं पता, ये दोनों दो वेरिएबल में होते हैं, वो भी बाइनॉमियल है ये भी बाइनॉमियल, लेकिन इसमें ठीक एक स्पेसिफिक्स में सर इसमें कोई होता है लेकिन वो नहीं पता। अच्छा, बड़ी सादा सी बात पता है क्या है? वो ये है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप उस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जिसमें आउटकम को आप दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लाइक अगर डाइस कॉइन में एक हेड होता है एक टेल, तो आपने आउटकम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। डाइस को थ्रो करें तो दो में डिवाइड होता है आउटकम्स? नो सर, क्यों नहीं होते? अगर सपोज मैं डाइस तो सर उसके 6 आउटकम। सुन तो सही ना यार, सुन तो सही, मैं कह रहा हूं मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं और मैं 6 आने को सक्सेस कहता हूं, तो अब हो गए दो ग्रुप या नहीं? ठीक है सर, बन गए ना? तो यस सर, बने हुए नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं। तो जब भी आप आउटकम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कहलाती है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा अगली बात समझना, जब मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं? जो सक्सेस है उसके चांसेस कितने हैं? 1/2, टेल के भी 1/2। जब हमने डाइस थ्रो की तो 6 आने के कितने चांसेस हैं? 1/6, और 6 ना आने के कितने चांसेस हैं? 5/6। मेरी बात समझ आ रही है? आउटकम दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब बाइनॉमियल और पॉइजन में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले वाले केस में हेड आने के चांसेस या सक्सेस के चांसेस 1/2 हैं। डाइस के केस में सक्सेस के चांसेस कितने हैं? 1/6 हैं, कम हो गए। बात बड़ी सादा सी है कि जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
अप्रोच करे जीरो को, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 0.00 समथिंग हो, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच करें, तो आपकी जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलें, ये वैसे ही एक मैंने कहा यहाँ पाइजन था नाम, तो मैंने बता दिया कि यार इसमें वहां पे भी एक है, इसका काम स्टेटिस्टिक में भी है। तो यहाँ पे इसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात से रिलेटेड बात समझ आ गई आप लोगों को? सर वो यहाँ पे एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस नहीं होता क्या चीज? सर बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब कि डिस्क्रीट होती है और जो पॉइजन होती है वो कंटिन्यूअस होता है। नहीं, पाइजन भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्क्रीट होता है भाई, नॉर्मल कंटीन्यूअस क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे यूज कर रहा है? यहाँ वो ये कर रहा है, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा है, लाइक जो हमारे पास एफ ऑफ वाई है, फिर उसका डेरिवेटिव लेता है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेता है, और वो डेरिवेटिव लेने के बाद इस इक्वेशन में पुट करता है। इस इक्वेशन को हम आइलर पाइजन इक्वेशन कहते हैं। इसमें पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन बनती है, इसको सॉल्व, अब ये सॉल्व हो गया ना, और ये y4 में इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व किसी एक मेथड से आप कर लें चलेगा, लेकिन ये सेकंड मेथड है, इसको हम पाइजन आइलर इक्वेशन कहते हैं कि आपने इस इक्वेशन के अंदर सारे डेरिवेटिव पुट करने होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन इसमें, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी है तो बताएं, आगे चलते हैं जी। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ये हमारे पास अब आ गई है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की सेकंड ऑर्डर कंडीशन। ठीक है जी, अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन के जरा तरीका समझ लें कि क्या करना है आपने। वही जो था ना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में, dy बाय डी एप्सिलॉन इक्वल टू 0 था फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, उससे हमें अंदाजा तो नहीं होता ना कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे जाना पड़ता है। तो जब हम लोग सेकंड ऑर्डर कंडीशन पे जा रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन के केस में सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम है? उसके दो, एक को कहते हैं डिटर्मिनेंटल टेस्ट और दूसरे को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट टेस्ट। बहुत आसान काम है, मुझे ये बात पता है कि आप लोगों के बाएं हाथ का काम है, सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। आप लोगों को खुद मैंने पढ़ाया था, ये मुझे याद है कि जब मैंने आपको कहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो सेकंड ऑर्डर टेस्ट होता है उसके लिए हम लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स देखते हैं। तो यार ये भी वही चीज़ है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। आपने क्या करना है, एफ ऑफ वाई बार वाई बार, एफ ऑफ वाई बार वाई, एफ ऑफ वाई वाई बार, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते, और ये यहाँ पे वैल्यूज पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद आपके पास ये डिटर्मिनेंट बना है। इस डिटर्मिनेंट के आपने क्या करना है, इसके दोनों डिटर्मिनेंट लेने हैं, लीडिंग प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट, सॉरी गलत कह रहा हूँ, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स। इसके आपने क्या करना है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स लेने हैं। तो अगर ये दोनों लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और अगर ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के अल्टरनेटिव साइंस होंगे स्टार्टिंग विद नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस केस में नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। आपको पता है नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब होता है मैक्सिमा, और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का मतलब होता है मिनिमम। जी ये पहला वाला केस पूछें आप लोग अगर समझ नहीं आई। सर ये जो 4.8 लिखा हुआ है, जहाँ पर आपने ये लीडिंग प्रिंसिपल और ये, अब जरा इसको एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं सर इस पर जरा? मैं कर देता हूँ। पहले वाली बात है, ये जो डिटर्मिनेंट बना है ये तो आपको क्लियर हुआ ना? यस सर, ये वाई बार वाई बार, एफ ऑफ वाई बार वाई, एफ ऑफ वाई वाई बार एंड एफ ऑफ वाई वाई। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ये होता है, पहला माइनर में खाली ये वाला लिखते हैं और दूसरे माइनर में ये पूरे का डिटर्मिनेंट। लाइक फर्स्ट में क्या आएगा, एफ ऑफ वाई बार, और दूसरे में क्या आएगा, ये पूरा आएगा। फिर अगर ये 3/3 होता तो फिर 3/3 तीसरा होता। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर का मतलब होता है जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसके रेफरेंस से हम ले रहे हैं। तो D1 में पहला वाला ये हो गया, और D2 में इस टोटल का होता है, फिर D3 होता है, फिर D4। अब रूल ऑफ थंब क्या है कि व्हेन ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, तो वो जो हमारी मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी।
और इन केस ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स द फंक्शनल इज रिलेटिव, जो हमारे पास फंक्शनल का जो पॉइंट हमने फाइंड किया है ना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से, जब पाथ फाइंड किया, पॉइंट नहीं, गलत मैंने वर्ड यूज किया, पाथ फाइंड किया है, तो वो पाथ जो है ना वो रिलेटिव होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक, क्लियर है? आगे चलूं या नहीं? आपको पता है सारे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है, और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो, पहला तरीका। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? कैरेक्टरिस्टिक्स रूट टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट टेस्ट क्या थे कि भाई यही जो इक्वेशन डी मैट्रिक्स बनी है माइनस लैम्डा कर लो, वो जो आइगन वैल्यूज फाइंड करते थे, तो इसको लिखूंगा डी माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई मैट्रिक्स। ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, ये वाली बात कर रहा हूँ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। यूं किया करते थे ना हम, डी मैट्रिक्स माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई मैट्रिक्स, ठीक है, और इस सारे का डिटर्मिनेंट लेते थे और इस सारे को फिर हम करते थे इक्वल टू 0। तो ये अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यही बात कर रहा हूँ कि वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स या नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वाली बात। तो देखो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, तो यहाँ से लैम्डा वैल्यूज आती हैं। अगर लैम्डा की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों तो नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। और नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के केस में आपको बताया मैक्सिमा होता है और दूसरे केस में मिनिमा होता है। कोई प्रॉब्लम है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट टेस्ट में तो बताएं मुझे। सर ये सेमी डेफिनेट टेस्ट क्या होता है? कौन सा? वो मैं बताता हूँ, सेमी डेफिनेट ये भी होता है ना कि हम खाली स्टिक नहीं रहते कि लेस देन की बात नहीं करते, हम कहते हैं लेस देन इक्वल टू भी है तो वो भी चल जाएगा, तो उसको फिर सेमी डेफिनेट की बात। मेरे को देखो तो सही यार, लोग ठीक है सर। कहीं मियादाद जाग रहे हो या किसी पहाड़ पे धूप में बैठ के सो गए हो?